एफएम। ओह, तो ये अनमोल उस राघवेंद्र का बेटा है। पर इस अनमोल को ये नहीं पता होगा कि मैंने उसके बाप के साथ क्या किया था। जो मैंने इसके बाप के साथ किया है, वो मैं इसके साथ भी करूंगा। कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं इस अनमोल को। अपने आप से बात करते हुए मदन गुप्ता को अचानक से कुछ सूझता है। वो चुटकी मारते हुए कहता है, आइडिया। अनमोल जब भी अपनी दुकान से बाहर निकलेगा, तब मैं उसके सामने जाकर उसके बाप की बेइज्जती करूंगा। उसे उतना उत्तेजित करूंगा कि वो मुझे मारने पर उतारू हो जाए। थोड़ा बहुत मार खाने से मेरा तो कुछ नहीं होगा, पर वो अनमोल जरूर जेल जाएगा और साथ ही साथ काजल की नजरों में भी गिर जाएगा। अपने बाप को जिस आदमी ने पीटा हो, काजल उसे दोस्त कभी नहीं रखेगी। अब देखना मदन गुप्ता अपनी जबान का कैसे इस्तेमाल करता है। शाम के 6 बज रहे होते हैं। अनमोल दुकान के काउंटर पर बैठे कुंदन से कहता है, चल कुंदन चल, अभी घर निकलते हैं। घड़ी में वक्त देखते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, क्या हुआ अनमोल, अभी तो सिर्फ 6 ही बज रहे हैं। इतनी जल्दी दुकान बंद करने के लिए क्यों कह रहा है? सुबह से देख रहा हूँ काफी मायूस भी लग रहा है तू। आखिर बात क्या है? कुंदन की बात सुनकर अनमोल अपना सर हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं कुंदन, बस ऐसे ही। चल अभी घर निकलते हैं। अनमोल को देखते हुए कुंदन उसे कहता है, मैं दुकान वक्त पर बंद कर घर चला आऊंगा। तू एक काम कर, तू अभी कार में घर चला जा, मैं रिक्शा पकड़कर आ जाऊंगा। कुंदन की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, कोई बात नहीं कुंदन, अभी एक साथ निकल चलते हैं ना, फिर थोड़ी देर बाद तुझे घर आना ही तो है। अनमोल के कहने पर कुंदन अपनी जगह से उठकर दुकान बंद करने लगता है। दुकान बंद कर दोनों भाई कार की ओर जा रहे होते हैं। कार की ओर जाते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, तू यहीं रुक अनमोल, मैं कार लेकर आता हूँ। जैसे ही कुंदन कार की ओर बढ़ता है, तभी दोनों भाइयों को कुछ दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही अनमोल और कुंदन अपने सामने देखते हैं, उन्हें अपने सामने कुछ दूर खड़ा मदन गुप्ता पेट पकड़कर हंसते हुए दिखाई देता है। मदन गुप्ता को ऐसे हंसता हुआ देख कुंदन धीमे से अनमोल के कान में कहता है, क्या हुआ अनमोल, लगता है एंटीक्स नहीं बिकने के कारण गहरा सदमा तो नहीं लग रहा इस बेचारे को। मदन गुप्ता को अपनी ओर आता हुआ देख अनमोल कुंदन से कहता है, किसी भी एंगल से बेचारा नहीं है जल्लाद। तू एक काम कर, तू गाड़ी लेकर आ, मैं इससे बात करता हूँ। अनमोल की बात सुनकर कुंदन कार लाने चला जाता है। हंसते हुए मदन गुप्ता अनमोल की ओर चला आता है और उसे कहता है, क्या हुआ, इतनी जल्दी बंद कर ली दुकान तूने आज? जल्दी दुकान बंद कर दी या हमेशा के लिए बंद कर दी? मैदान छोड़कर भाग रहा है क्या अपने बाप की तरह? मदन गुप्ता के मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर अनमोल भौंचक्का रह जाता है। तभी मदन गुप्ता अनमोल से कहता है, राघवेंद्र है ना तेरे बाप का नाम? एक जमाना था जब मैं तेरे बाप के पास नौकरी किया करता था, और फिर एक ऐसा दौर भी आया जब तू मेरे यहाँ नौकर था। पर इन दो दौरों में एक बात बड़ी आम है, ये दोनों बाप बेटे भगौड़े और धोखेबाज हैं। मदन गुप्ता की बात सुनकर अनमोल आक्रोश में आते हुए उसका कॉलर पकड़ लेता है। मदन गुप्ता का कॉलर पकड़कर अनमोल उसे कहता है, जबान को लगाम दे मदन गुप्ता, वरना तेरा खेल आज ही खत्म कर दूंगा। तूने अनमोल का गुस्सा अभी देखा नहीं है। मैं जब मारने पर आता हूँ तो फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं कब रुकता हूँ। अपने आप को छुड़ाते हुए मदन गुप्ता अनमोल से कहता है, अरे तेरे मारने से ये थोड़ी ना साबित हो जाएगा कि तेरा बाप एक धोखेबाज नहीं है। यहीं इस चौराहे पर यशवर्धन के आदमियों ने लेटा लेटा कर मारा था तेरे बाप को, नकली एंटीक्स को बेचने के चक्कर में। और तभी से तेरा बाप मुंह छिपाए ऐसे फिर रहा है कि जैसे उसे धरती ही निकल गई हो। तेरा भी एक दिन यही हाल होने वाला है। मैं तो कहता हूँ अभी अपनी दुकान बंद कर और निकल ले यहाँ से, अपने धोखेबाज बाप की तरह। मदन गुप्ता अनमोल पर अपनी भड़ास निकाल रहा होता है और अनमोल गुस्से में आते हुए मदन गुप्ता को मारने जा ही रहा होता है कि तभी अनमोल की नजर मदन गुप्ता के हंसते हुए चेहरे पर जाती है। उस हंसी को देखते हुए अनमोल अपने गुस्से को काबू करते हुए सोचता है, ये मदन गुप्ता जरूर मुझे उकसा कर मारने के लिए कह रहा है। अगर मैं इसे पीट दूं तो ये मुझे जरूर पुलिस के हाथों पकड़वाएगा। अगर मैंने इसे मार दिया तो ये अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा और वो मैं होने नहीं दूंगा। हंसते हुए मदन गुप्ता अनमोल से कहता है,
मार ना, यहाँ मार, देख खून निकाल दे मेरा। क्या हुआ, अपने बाप की तरह डरपोक मत बन। मार अनमोल, मार मुझे। अचानक से अनमोल अपने गुस्से को काबू करके शांत हो जाता है। अनमोल मदन गुप्ता को देखकर हंसते हुए कहता है, क्या हुआ रे मदन, क्यों अपने आप को पिटवाने में इतना तुला हुआ है? अनमोल को हंसता हुआ देख मदन गुप्ता अचरज में पड़ जाता है। तभी अनमोल बड़ी शांति से मदन गुप्ता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं मदन गुप्ता। मुझे उकसा रहा है ना तू, पर मैं तेरी बातों में आऊंगा नहीं। और हाँ, कसम खाकर कहता हूँ, एक ना एक दिन तेरी ये ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू चल भी नहीं पाएगा, और आखिर में तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। मुझे पता है कि मेरे बाप के साथ आखिर हुआ क्या था। कौन था वो गुनहगार जिसने वो यशवर्धन की पेंटिंग बदली थी? कुछ ही वक्त बचा है तेरे पास गेंडे, आराम से चैन की नींद सो जा। पता नहीं बाद में तेरे साथ क्या होने वाला है। तेरा वक्त जल्दी आने वाला है मदन। अनमोल की बात सुनकर मदन गुप्ता के होश उड़ जाते हैं। वो अपने कदम पीछे लेते हुए कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता है मेरा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मेरा। मदन गुप्ता को इस तरह से डरता हुआ देख अनमोल उसे कहता है, डर क्यों रहा है मदन गुप्ता, इधर आ, बात कर मुझसे, उकसा मुझे। अनमोल से डरते हुए मदन गुप्ता मुड़कर अपने रास्ते चला जाता है। तभी अनमोल को अपने कार के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। मदन गुप्ता की कोशिश नाकाम करने के बाद अनमोल अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। कार में जाते हुए अनमोल काफी गंभीर होकर बैठा हुआ होता है। तभी कार चलाते हुए कुंदन अनमोल से पूछता है, मदन गुप्ता से बात करके तू और गुस्से में आ गया लगता है, क्या हुआ? कुछ ऐसा वैसा कहा है क्या उस मदन गुप्ता के बच्चे ने? कुंदन की बात सुनकर अनमोल कुछ नहीं कहता, वो बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देता है। अपने दिल की बात अनमोल कुंदन से तो छुपा लेता है, पर मदन गुप्ता के बातों से लगी अनमोल के दिल की आग उसके सीने में दहक रही होती है। मदन गुप्ता की बातों को सोचते हुए अनमोल आक्रोश में आते हुए अपने मन में कहता है, ये वही मदन गुप्ता है जिसने मेरा बचपन मुझसे छीना, मेरे परिवार की सारी खुशियां छीनी, और आज मेरे ही सामने मेरे पापा को इतना उसने कह दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपना बदला तुझसे लेकर ही रहूंगा मदन गुप्ता। जब तक तुझे मैं सड़क पर नहीं ले आता, अपने पापा का बदला नहीं ले लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दुकान से सीधे अनमोल और कुंदन अपने घर पहुंचते हैं। तभी अनमोल को अपने घर पर दिखाई देता है एक अनजान शख्स। वो अनजान शख्स राघवेंद्र के साथ बैठा हुआ होता है और कुछ दस्तावेज देख रहा होता है। अनमोल सीधे जाकर उस शख्स के पास खड़ा हो जाता है। उसी वक्त राघवेंद्र की नजर अनमोल पर पड़ती है। अनमोल को देखकर राघवेंद्र कहते हैं, ये लीजिए वकील साहब, आ गया मेरा बेटा अनमोल। अनमोल, ये है वकील कुलदीप त्रिपाठी। मैंने तुझसे कहा था ना, उस यशवर्धन ने जो हम पर केस किया है, उसका केस यही लड़ रहे हैं। सलीम ने इनसे मुझे मिलवाया था। बड़े अच्छे वकील हैं ये शहर के, बड़े बड़े वकीलों में नाम शुमार है इनका। मैंने बहुत देर तक इस केस के बारे में इनसे बात की है, तू भी एक बार इनसे बात कर ले। अपने हाथ में कुछ दस्तावेज पकड़कर कुलदीप त्रिपाठी अनमोल से कहते हैं, देखो अनमोल, मैंने इस केस को काफी अच्छे से स्टडी कर ली है। हमारा केस थोड़ा वीक है, पर अच्छे से तैयारी करने पर हम इस केस को जीत भी सकते हैं। मैं इस केस की फाइल अपने साथ लिए जा रहा हूँ। अभी सुनवाई में कुछ वक्त बाकी है। मैं तुमसे अगले हफ्ते आराम से बैठकर इस केस पर बात करता हूँ। कुलदीप त्रिपाठी अनमोल से बात कर उससे हाथ मिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वकील के जाते ही ठीक उसी वक्त सलीम वहां आता है। सलीम कुछ बेचैन दिखाई देता है। सलीम को आता देख कुंदन कहता है, ये लो, सलीम भाई भी आ गए। मैं माँ से कह के आता हूँ कि इनके लिए चाय बना दे। इतना कहकर कुंदन वहां से चला जाता है। तभी राघवेंद्र सलीम से कहता है, हाँ सलीम बेटा, बैठ। अभी कुलदीप साहब यहाँ से गए हैं, मिला तो उनसे? राघवेंद्र की बात सुनकर सलीम कहता है, हाँ मैं मिला उनसे बाहर, उन्हें कुछ काम था तो इसीलिए जल्दी चले गए। सलीम कुछ जल्दबाजी में लग रहा होता है। तभी सलीम इशारा करते हुए अनमोल को अकेले मिलने के लिए कहता है। तुरंत ही सलीम अनमोल को घर के दूसरी ओर ले जाता है। सलीम को ऐसे बेचैन होता हुआ देख अनमोल उससे पूछता है, क्या हुआ सलीम भाई, थोड़े परेशान लग रहे हो आप, कोई बात है क्या? गंभीर होते हुए सलीम अनमोल से कहता है, अनमोल, एक बुरी खबर है। अब्बू लुलू बिहार की पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। आज ही मुझे ये बात पता चली अपने ऑफिसर से। बिहार पुलिस उसे कई दिनों से ढूंढ रही है, पर वो किसी के हाथ नहीं लग रहा।
सलीम से अब्बू लुलू की खबर सुनकर अनमोल दंग रह जाता है। अनमोल सोचते हुए कहता है, इस अब्बू लुलू को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो हैदराबाद पहुंचकर मुझ पर एक ना एक दिन वार करेगा ही जरूर। क्या जीत पाएगा अनमोल यशवर्धन के खिलाफ कोर्ट में अपना केस? क्या बिहार से बच निकलकर अब्बू लुलू करेगा अनमोल पर वार? ऐसे निपटेगा अनमोल अपने आने वाली चुनौतियों से? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सलीम से अब्बू लुलू। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। सलीम से अब्बू लुलू की खबर पाकर अनमोल समझ जाता है कि आने वाले दिनों में उस पर अब्बू लुलू हमला जरूर करेगा। पर तभी सलीम अनमोल को दिलासा देते हुए कहता है, तू चिंता मत कर अनमोल, बिहार पुलिस से अब्बू लुलू बचकर हैदराबाद तक नहीं पहुंच सकता। आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़ा जाएगा। सोचते हुए अनमोल सलीम से कहता है, नहीं सलीम भाई, मैं जानता हूँ उस अब्बू लुलू को। वो इंसान नहीं, इंसान के रूप में जानवर है, जानवर। जब तक उसके सीने में जलती हुई बदले की आग नहीं बुझ जाती, वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अनमोल की बातें सुनकर सलीम उसे कहता है, तू अपनी जगह सही सोच रहा है अनमोल। हमें अब्बू लुलू को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसको पकड़ने में मुझसे जो बन पाएगा वो मैं करूंगा। बस तू अपना ख्याल रखना। सलीम की बात खत्म होने पर अनमोल कहने लगता है, अब्बू लुलू को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा सलीम भाई। अभी पता नहीं कहाँ छुपा हुआ होगा वो बिहार में। मुझे खुद से ज्यादा जोया की फिक्र हो रही है। एक तरफ अब्बू लुलू है तो दूसरे तरफ वो असगर भी। दोनों ही मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं कहाँ छुपा बैठा होगा इस वक्त वो अब्बू लुलू बिहार में। बिहार के धनबाद शहर से कुछ दूर एक बंजर सी जमीन पर कुछ छोटी सी झोपड़ियां लगी हुई होती हैं। उन झोपड़ियों में कुछ बंजारे रह रहे होते हैं। उन्हीं झोपड़ों के बाहर लगी चारपाई पर अल्ताफ और विशाल के साथ बैठा हुआ होता है अब्बू लुलू। तभी पीछे से एक शख्स अब्बू लुलू के पास अपने आदमियों के साथ कुल्हड़ में चाय लेकर आता है। चाय के प्याले अब्बू लुलू और उसके साथियों को देते हुए वो शख्स कहता है, ये लो भाई, चाय पी लो, आज काफी ठंड पड़ रही है बिहार में। जैसे ही वो शख्स अब्बू लुलू और उसके आदमियों को चाय देता है, अब्बू लुलू उस शख्स से पूछता है, और कितने दिन हमें यहाँ ऐसे ही छुप कर रहना होगा? मुझे हैदराबाद कब तक पहुंचाओगे रवि? हंसते हुए रवि अब्बू लुलू से कहता है, हैदराबाद अभी जाने की भी मत सोचना। हर जगह पुलिस तुम्हें ऐसे ढूंढ रही है जैसे भूखा शेर अपने शिकार को ढूंढता है। असगर भाई के आदमी हो इसीलिए तुम्हें साथ रखा है। कुछ वक्त बीत जाने दो, वक्त आने पर तुम लोगों को हैदराबाद पहुंचाने का बंदोबस्त कर दूंगा। इतना कहकर रवि अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। रवि के जाते ही अल्ताफ अब्बू लुलू से पूछता है, ये क्या भाई, आखिर कब तक ऐसे ही बंजारों की तरह यहाँ से वहां फिरते रहेंगे हम? अल्ताफ की बात खत्म होते ही विशाल भी उत्तेजित होते हुए कहता है, सही कह रहा है भाई ये अल्ताफ, मुझे हैदराबाद पहुंचकर उस जोया और अनमोल से अपना बदला लेना है। अपने दोनों साथियों को शांत कराते हुए अब्बू लुलू उन्हें कहता है, कुछ वक्त तक ऐसे ही बंजारों की जिंदगी जीनी होगी हमें। तुमसे ज्यादा मेरे सीने में आग जल रही है उस अनमोल और जोया को खत्म करने के लिए। बस सब्र करना होगा हमें। सब्र के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है हमारे पास, और इस सब्र का फल मीठा ही होने वाला है। इतना कहकर अब्बू लुलू चाय पीने लगता है। जोया के घर पर सफोरा बीबी एक कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई होती है। ठीक उसी वक्त जोया अपने हाथ में खाने की थाली लिए उस कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचकर जोया सफोरा बीबी को गुमसुम बैठा देख कहती है, चलिए खाला, देखिए हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। हमें पता है आपको कद्दू का दालचा और बकरा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए हम आपके लिए अपने हाथों से ये बनाकर लाए हैं। चलिए खाना खा लीजिए। जोया को देखकर सफोरा बीबी एक धीमी आवाज में कहती है, हमें भूख नहीं है जोया, ये खाना आप ही खा लीजिए। सफोरा बीबी के पास बैठकर जोया उन्हें कहती है, अरे ऐसे कैसे नहीं खाएंगी आप? जब तक आप खाना नहीं खा लेंगी हम यहाँ से जाने नहीं वाले। अपने हाथ से निवाला बनाकर जोया सफोरा बीबी के पास ले जाते हुए कहती है, ये लीजिए, मुंह खोलिए अपना, बड़ा लजीज बना है खाना आज, आकर तो देखिए। अपना मुंह फेरते हुए सफोरा बीबी जोया से कहती है, हमसे नहीं खाया जाएगा जोया, हफ्ता भर भी नहीं हुआ है उन्हें गुजरे हुए, हमारे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। खाने की जिद मत करो जोया,
अपने हाथ का निवाला नीचे रखते हुए जोया सफोरा बीबी से कहती है, आपके खाना नहीं खाने से कुछ बदल नहीं जाएगा खाला, पर हाँ, रहीम चाचा जहाँ भी होंगे आपको देखकर बड़े दुखी हो रहे होंगे। उनकी रूह को ऐसे तकलीफ में मत डालिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें याद ना करें, आप बेशक उन्हें याद कीजिए, पर अपने आप को तकलीफ भी मत दीजिए, क्योंकि आपको तकलीफ में देखकर उन्हें तकलीफ जरूर होगी। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। जोया की बात सुनकर हौसला जुटाते हुए सफोरा अपने हाथ में खाने की प्लेट लेती है और खाने लगती है। सफोरा बीबी के खाना खाने के बाद जैसे ही जोया प्लेट लेकर कमरे से बाहर की ओर जा रही होती है, तभी सफोरा याद करते हुए कहने लगती है, खाना बनाने का बहुत शौक था उन्हें। आखिरकार उन्होंने ही हमारे लिए कद्दू का दालचा बनाया था। उस रात हमारे लिए खाना बनाकर वो बाहर चले गए ये कहकर मैं जल्दी वापस आऊंगा। वापस आने पर उन्हें हमें कोई जरूरी बात करनी थी। वो बाहर ऐसे गए कि वापस लौटे ही नहीं। इतना कहकर सफोरा बीबी के आंखों में आंसू छलक उठते हैं। सफोरा बीबी का गम देखकर जोया भी गमगीन हो जाती है। अपना सर नीचे डालकर मायूस होते हुए जोया कमरे से बाहर जाने लगती है। कमरे से बाहर जाते हुए जोया को तभी कुछ याद आता है। याद करते हुए जोया अपने मन में कहती है, अनमोल भी बिहार में मुझसे कह रहा था कि उसे मुझे कुछ जरूरी बात कहनी थी, पर हालातों के चलते लगता है वो मुझसे कह ही नहीं पाया। एक काम करती हूँ, कल जब उससे मिलूंगी तो पूछूंगी कि उसे मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी। अगली सुबह अनमोल अपने घर पर कुंदन के साथ नाश्ता कर रहा होता है। नाश्ता करते हुए कुंदन चंदा से कहता है, जल्दी जल्दी पराठे ला माँ, दुकान के लिए देरी हो रही है। पराठे लाते हुए चंदा कुंदन से कहती है, ये ले तेरे पराठे। हमेशा घोड़े पर सवार रहता है, दुकान जल्दी जाने के चक्कर में आधा पेट खाकर मत जाना, तुम दोनों समझे। अपनी जगह से उठते हुए अनमोल चंदा से कहता है, मेरा हो गया माँ, मैं और पराठे नहीं खाऊंगा। हैरान होते हुए चंदा अनमोल से कहती है, इतना कम भी तो नहीं खाता है तू, आधा पराठा भी नहीं खाया है तूने, क्या हुआ, पराठे अच्छे नहीं बने हैं क्या। चंदा की बात पर कुंदन उन्हें कहता है, पराठे बहुत स्वादिष्ट है माँ, बस यही ना जाने क्यों गुमसुम सा लग रहा है कुछ दिनों से। पता नहीं है कौन सी बात इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हैरान होते हुए चंदा अनमोल के गाल पर हाथ रखते हुए पूछती है, क्या हुआ अनमोल, क्या कह रहा है ये कुंदन, तुझे कोई परेशानी है क्या। घर के बाहर जाते हुए अनमोल धीमी आवाज में चंदा से कहता है, कुछ नहीं है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कुंदन बस ऐसे ही कह रहा है। कुंदन, मैं तेरा बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तो जल्दी नाश्ता करके बाहर चले आ। इतना कहकर अनमोल बाहर की ओर जा रहा होता है, तभी चंदा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे कम से कम एक और पराठा तो खा ले, तूने कुछ नहीं खाया। अनमोल चंदा की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो बस गुमसुम सा बाहर की ओर चला जाता है। कार में बैठा अनमोल दुकान जाने के लिए कुंदन का इंतजार कर ही रहा होता है। कुछ देर बाद ही कुंदन कार में आकर बैठ जाता है और कार में बैठे हुए अनमोल से कहता है, मैं तो खूब पराठे खाकर आया हूँ, पर तुझे क्या हुआ, ठीक से नाश्ता क्यों नहीं किया तूने। माँ भी तुझे आवाज लगा रही थी अच्छे से खाने के लिए, तेरी मायूसी देखकर वो भी मायूस हो गई। आखिर बात क्या है भाई, ऐसे परेशान परेशान क्यों लग रहे हो। अपना सर हिलाते हुए अनमोल कार स्टार्ट करता है और कुंदन से कहता है, कहा ना, कोई बात नहीं है। इतना कहकर अनमोल कार स्टार्ट कर अपनी दुकान की ओर चला जाता है। अपनी दुकान पर आए हुए अनमोल को कुछ वक्त बीत जाता है। चुपचाप अनमोल अपनी दुकान के काउंटर पर बैठा सारा हिसाब किताब देख रहा होता है। तभी अनमोल दुकान का हिसाब किताब देखते हुए कुंदन से कहता है, अरे कुंदन, ये जो पिछले हफ्ते तूने एंटीक्स मंगवाए थे डीलर से, वो अभी तक आए क्यों नहीं, पेमेंट तो हमने कर दी है ना। दुकान से बाहर जाते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, कल ही बात हुई थी डीलर से, कह रहा था कंसाइनमेंट कल तक पहुंचवा दूंगा, बस उसी डीलर से बात करने के लिए जा रहा हूँ, सीधे उससे मिलकर सारी जानकारी लेकर आता हूँ अभी। इतना कहकर कुंदन दुकान से चला जाता है। दुकान पर अकेला बैठा अनमोल पुराने हिसाब किताब की चिट्ठियों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक रहा होता है। ठीक उसी वक्त अनमोल की दुकान पर वहां आती है जोया। जैसे ही अनमोल उन चिट्ठियों को फाड़कर अपने आगे देखता है, उसे अपने सामने जोया दिखाई देती है। जोया को देखकर अनमोल उसे पूछता है, अरे जोया, तू कब आई, बैठ बैठ। कुर्सी पर बैठते हुए जोया अनमोल से कहती है, बस अभी आई, और बता तू कैसा है। अपना सर हिलाते हुए अनमोल जोया से कहता है, रहीम चाचा के जाने के बाद से बहुत मूड ऑफ है यार, तू बता सफोरा बीबी कैसी है, ठीक तो है ना वो। अनमोल की बात सुनकर
जोया उसे कहती है, ताजा जख्म है अनमोल, और काफी गहरा भी, वक्त लगेगा उसे भरने में। जोया की बात सुनकर अनमोल चुपचाप मायूस बैठ जाता है। कुछ सेकंड बीत जाने पर अनमोल जोया से कहता है, तेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाऊं जोया? अनमोल की बात सुनकर जोया उसे कहती है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है अनमोल। सफोरा बीबी कुछ दिन मेरे साथ ही रहने वाली है, इसलिए मुझे उनके घर जाकर कुछ सामान लाना है। बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुझसे मिलती चलूं। कल रात सफोरा बीबी से बात करते हुए मुझे याद आया कि तू मुझसे बिहार में कुछ जरूरी बात करने वाला था ना? वो जरूरी बात क्या थी? बस वही पूछने तुझसे यहाँ चली आई। जोया की बात सुनकर अनमोल उसे बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। क्या आखिरकार अनमोल कर देगा जोया से अपने प्यार का इजहार? क्या हो जाएंगे जोया और अनमोल एक? और क्या लिखा है दोनों के आने वाले कल में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल की दुकान पर खड़ी जोया उससे पूछती है कि आखिर वो कौन सी जरूरी बात थी जो अनमोल उसे बिहार में कहने वाला था। जोया की बात सुनकर अनमोल उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है, मानो अगले ही पल वो उसे बाहों में भरकर अपने प्यार का इजहार कर देगा। पर तभी अनमोल अपने जज्बात को काबू में करते हुए अपने मन में कहता है, बिहार में जोया से अपने प्यार का इजहार करने वाला था, तब से लेकर अब तक मुझे वो मौका ही नहीं मिला कि मैं उसे अपनी ये मन की बात कह पाऊं। जोया के सामने खड़ा अनमोल अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी जोया अनमोल से पूछती है, अरे खड़े खड़े क्या सोच रहा है? बोल ना कि वो कौन सी जरूरी बात थी जो तू बिहार में मुझसे कहना चाहता था। तू वो बात मुझे बताने ही वाला था, पर वहाँ असगर के गुंडे और फिर हैदराबाद आकर ये सब, इन चीजों में तू मुझे बताना ही भूल गया और मैं तुझसे पूछना ही भूल गई। कल रात को सफोरा बीबी से बात करते हुए मुझे याद आया, इसीलिए तो तुझसे पूछने चली आई यहाँ। जोया को देखते हुए अनमोल अपने मन में कहता है, ये वक्त सही नहीं है जोया को अपने दिल की बात कहने का। रहीम चाचा को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, ऐसे टाइम पर मैं जोया से ये बात नहीं कह सकता। जोया से अपने दिल की बात मैं बड़े खुशनुमा माहौल में देना चाहता हूँ। तभी अनमोल कैलेंडर की ओर देखते हुए जोया से कहता है, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, तुझे पता है ना जोया? अनमोल की बात सुनकर जोया अपने कांधे उठाते हुए कहती है, हाँ पता है, भले ही तू तेरा बर्थडे भूल जाए पर मैं हमेशा तेरा बर्थडे याद रखती हूँ। पर मुझे ये बोल, उस खास बात और तेरे बर्थडे का क्या लिंक है? अपना सर हिलाते हुए अनमोल जोया से कहता है, जो भी लिंक है वो तुझे पता चल जाएगा। वो जो खास बात मैं तुझसे कहना चाहता था वो मैं बड़े खास दिन तुझसे कहूंगा, अभी नहीं। अगले हफ्ते की 10 तारीख को मेरा बर्थडे है, उस दिन तुझसे अपनी बात कहूंगा, खास मौके पर खास बात। अनमोल को घूर कर देखते हुए जोया उसे कहती है, अब मुझे 10 तारीख का इंतजार करना होगा कि तेरा बर्थडे आएगा और तू मुझसे वो बात कहेगा। तुझे पता है कि कोई भी बात मुझे जब पता चलती है तो मुझे कैसी बेचैनी होती है। अभी बता देना अनमोल, क्या कहना था तुझे मुझसे? जोया को मना करते हुए अनमोल उसे कहता है, हाँ ना जोया, अभी तुझे कुछ नहीं बताऊंगा मैं, 10 तारीख को तुझसे आराम से बात करूंगा। अपना मुंह बनाते हुए जोया अनमोल को घूर कर देखते हुए कहती है, तुझसे लड़ने की भी अभी हिम्मत नहीं है मुझे। ठीक है, तेरी जो भी बात है तेरे बर्थडे पर ही कहना। अभी मैं जा रही हूँ, घर पर सफोरा बीबी मेरा इंतजार कर रही होगी, बाय। इतना कहकर जोया अनमोल की दुकान से बाहर जाने लगती है। जाते हुए जोया को देखते हुए अनमोल धीमी आवाज में अपने आप से कहता है, वो खास बात मैं तुझसे ऐसे ही नहीं कहूंगा जोया, बस अब 10 तारीख का इंतजार है, उसी दिन मैं तुझे अपना बना कर ही रहूंगा। अनमोल से मिलकर जोया उसकी दुकान से बाहर जा ही रही होती है कि तभी कुछ दूर खड़ी काजल उसे घूर कर देख रही होती है। गुस्से में आते हुए काजल जोया को देखते हुए कहती है, मैं तो अनमोल से यहाँ मिलने आई थी, पर ये जोया फिर से अनमोल के पास चली आई। मुझे कैसे भी करके इसे अनमोल से दूर करना ही होगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी तरकीब क्यों ना लगानी पड़े। इस जोया पर मुझे नजर रखनी ही होगी, कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा मुझे इसे अनमोल से दूर करने के लिए। जोया को देखकर काजल गुस्से में खड़ी होकर अनमोल की दुकान की ओर देख रही होती है। ठीक उसी वक्त मदन गुप्ता अपनी दुकान से बाहर आकर काजल की ओर आते हुए कहता है, अरे बेटी, मुझसे मिलने तू यहाँ आई है? लगता है तेरी नाराजगी खत्म हो गई। आजा आजा, अंदर आजा, आराम से बैठकर बात करते हैं। अपनी बेटी को बड़े प्यार से बुला रहा मदन गुप्ता को ये नहीं पता होता कि काजल उससे नहीं बल्कि अनमोल से मिलने वहां आई होती है। मदन गुप्ता के बड़े प्यार से बुलवाने पर
काजल नाराज होकर अपना मुंह फेर लेती है। काजल को मुंह फेर कर वहां से जाता हुआ देख मदन गुप्ता हक्का बक्का रह जाता है। वो जाती हुई काजल को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे सुन तो सही काजल, जा कहाँ रही है? अगर मुझसे मिलना ही नहीं था तो यहाँ तक आई क्यों? गुस्से से बढ़ते हुए काजल के कदम मदन गुप्ता की बात सुनकर अचानक से रुक जाते हैं। रुककर काजल मुड़कर मदन गुप्ता से कहती है, मैं आपसे मिलने नहीं आई पापा, बल्कि अनमोल से मिलने आई थी। मुझे आपसे मिलना तो छोड़िए, बात करने का भी मन नहीं है। गुस्से में तिल मिलाई काजल अपने पिता को जवाब देकर वहां से चली जाती है। काजल की बात सुनकर मदन गुप्ता अनमोल की दुकान की ओर देखते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठी बींच लेता है। अपनी दुकान पर बैठा अनमोल घड़ी पर वक्त देख रहा होता है, जिसमें 12 बज रहे होते हैं। वक्त देखते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, 12 बज रहे हैं और ये कुंदन अभी तक डीलर से मिलकर आया तक नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गया वो। अनमोल कुंदन के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठती है। फोन में देखते हुए अनमोल कहता है, विक्रम जी का फोन है। हाँ, विक्रम जी ने मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए एंटीक्स खोजने का काम भी करूं। जरूर उसी के लिए मुझे कॉल किया होगा। जैसे ही अनमोल विक्रम सिन्हा का कॉल उठाता है, विक्रम सिन्हा अनमोल को फोन पर कहता है, हैदराबाद की चकाचौंध में कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो अनमोल? हंसते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, नहीं विक्रम जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। बस यहाँ पर कुछ हालात ऐसे बन चुके थे कि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। अनमोल की बात खत्म होते ही विक्रम सिन्हा उसे कहता है, अगर आज तुम फ्री हो, क्या मुझसे आज मेरे ऑफिस में मिल सकते हो? जवाब में अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, हाँ विक्रम जी, मैं 1 घंटे में आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर अनमोल फोन रख देता है। जैसे ही अनमोल अपना फोन रखता है, तभी उसे अपने सामने से कुंदन आते हुए दिखाई देता है। कुंदन को दुकान में आता हुआ देख अनमोल कहता है, अच्छा हुआ कुंदन तू अभी आ गया, मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तू दुकान का ख्याल रख लेना। अपनी जगह से उठकर अनमोल बाहर की ओर जा रहा होता है। अनमोल को जाता हुआ देखकर कुंदन उसे कहता है, हाँ ठीक है, और शाम तक वापस लौट आएगा ना तू? शाम तक लौट आएगा तो मैं तेरे साथ ही घर चला जाऊंगा। और हाँ, डीलर से मेरी बात हो गई है, एंटीक्स की डिलीवरी वो कर देगा कुछ ही देर में। जाते हुए अनमोल कुंदन से कहता है, ठीक है, और हाँ शाम तक मैं आ जाऊंगा। दोनों रात में दुकान बंद करके साथ ही घर चले जाएंगे। कुंदन से बात खत्म कर अनमोल अपनी दुकान से सीधे विक्रम सिन्हा के ऑफिस चला जाता है। विक्रम सिन्हा अपने ऑफिस में बैठा कॉफी पी रहा होता है। उसी वक्त अनमोल वहां आता है। अनमोल को अपने सामने खड़ा देखकर विक्रम सिन्हा उसे कहता है, आओ अनमोल बैठो, कहो कॉफी पियोगे? मना करते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, जी मैं इस वक्त चाय कॉफी नहीं पीता, थैंक यू। अनमोल की कुर्सी पर बैठते ही विक्रम सिन्हा अपने डेस्क से कुछ पेपर निकालकर अनमोल के सामने रख देता है। हैरान होकर अनमोल उन पेपर्स को देखते हुए विक्रम सिन्हा से पूछता है, ये क्या है विक्रम जी? ये किस चीज के पेपर्स हैं? अपनी कॉफी में शक्कर घोलते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, ये तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट है अनमोल। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें मेरे लिए एंटीक्स खोजने होंगे, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर। मैंने कुछ ऐसे एंटीक्स की लिस्ट बनाई हुई है। उन नायाब एंटीक्स को तुम्हें ढूंढना ही होगा अनमोल। तुम्हें मेरे लिए ज्यादा नहीं, साल में 4 नायाब एंटीक्स ढूंढने होंगे, जिसकी लिस्ट मैंने बना दी है। विक्रम सिन्हा की बात खत्म होते ही अनमोल उसे पूछता है, अगर वो एंटीक्स मैं ढूंढ नहीं पाया तो? अनमोल को देखते हुए विक्रम सिन्हा उससे कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है अनमोल। विक्रम सिन्हा कभी लंगड़े घोड़े पर पैसे नहीं लगाता। फिर भी अगर तुम उन एंटीक्स को ढूंढ नहीं पाए तो 1 साल में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पैसे दूंगा जरूर, महीने का 1 करोड़। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल हैरान हो जाता है और उसे कहता है, अगर आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है विक्रम जी, मैं आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। आपकी लिस्ट में जो भी एंटीक्स है, मैं उन्हें ढूंढने में अपनी जी जान लगा दूंगा। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा उसे कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है अनमोल। मुझे यकीन है कि जितने भी एंटीक्स मैं तुम्हें कहूंगा वो तुम मेरे लिए खोज निकालोगे। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल अपना सर हिलाने लगता है। तभी अनमोल विक्रम सिन्हा को याद दिलाते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि आपके एंटीक्स तो मैं ढूंढ लूंगा विक्रम जी, पर एक और वादा आपने मुझसे किया था। आपने मेरी उस असगर और अब्बू लुलू से सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी ली थी। उन लोगों का क्या सोचा है आपने? अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो अनमोल, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। उस असगर से मैं बात कर ही लूंगा। इतना कहकर विक्रम सिन्हा अनमोल की ओर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर खिसकाता है।
कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर साइन कर अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, ये लीजिए विक्रम जी, मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, अब मुझे इजाजत दीजिए। अनमोल विक्रम सिन्हा से हाथ मिलाता है और अपनी जगह से उठकर जाने लगता है। अनमोल के जाते ही विक्रम सिन्हा कॉफी पीते हुए अपना फोन टेबल पर से उठाता है। फोन उठाकर विक्रम सिन्हा एक नंबर मिलाता है। नंबर मिलाकर विक्रम सिन्हा फोन पर कहता है, हेलो असगर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात करेगा विक्रम सिन्हा असगर से? क्या विक्रम सिन्हा की बात मान जाएगा असगर? और क्या विक्रम सिन्हा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सही किया है अनमोल ने? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल विक्रम सिन्हा के ऑफिस से जाते ही विक्रम सिन्हा असगर को कॉल लगाकर उससे मिलने की बात कहता है। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर असगर उसे कहता है, कोई खास काम ही होगा विक्रम जो तू मुझसे मिलने के लिए कह रहा है, लेकिन इन दिनों मैं तुझसे मिल नहीं सकता। मैं अभी हैदराबाद में नहीं हूँ, लेकिन 6 दिन बाद 10 तारीख को मैं हैदराबाद पहुँचने वाला हूँ। उस दिन मेरा तुझसे मिलना होगा, उससे पहले मैं तुझसे मिल नहीं सकता। अगर कोई जरूरी बात है तो मुझसे फोन पर ही कह दे। असगर की बात सुनकर विक्रम सिन्हा उसे कहता है, नहीं असगर, मैं तुझसे मिलकर ही बात करना चाहता हूँ। 10 तारीख को तुझसे आराम से मिलता हूँ, तेरे ठिकाने का एड्रेस मुझे सेंड कर देना, मैं वहीं तुझसे मिलने चला आऊंगा। असगर से अपनी बात कहकर विक्रम सिन्हा अपना फोन रख देता है। अपने घर के बेड पर लेटी काजल अनमोल की तस्वीर देख रही होती है। अनमोल की तस्वीर देखते हुए काजल उस पर हाथ फेरते हुए कहती है, इतनी दूर चले गए हो तुम अनमोल मुझसे, इतना मन कर रहा है मेरा कि मैं तुमसे बात करूं, पर तुम हो कि मुझसे बात तक नहीं कर रहे। आज नहीं तो कल मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी अनमोल, तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। उसी वक्त काजल की नजर अपने सामने रखे टेबल के कैलेंडर पर जाती है। जैसे ही काजल कैलेंडर को देखती है, उस कैलेंडर के 10 तारीख पर लिखा हुआ होता है अनमोल का बर्थडे। कैलेंडर को देखते हुए काजल अपने आप से कहती है, 6 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है अनमोल, अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं तुम्हारा बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाती, इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करती जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते। अगर वो जोया हमारे बीच में नहीं आती तो आने वाली ये 10 तारीख को तुम और मैं साथ होते, पर अब भी 10 तारीख को आने में 6 दिन बाकी है ना। 6 दिन है मेरे पास, इन्हीं 6 दिन में मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि तुम मेरे पास वापस चले आओ। उस कैलेंडर को अपने हाथ में लेकर काजल 10 तारीख को देखने लगती है। अनमोल अपने बेड पर बैठा एक टक लगाए घड़ी में देख रहा होता है। रात के ठीक 12 बज रहे होते हैं। देखते ही देखते 10 तारीख भी आ चुकी होती है। हवा के झोंकों की तरह 6 दिन बीत जाते हैं। घड़ी में वक्त देखते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं जोया से अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा। मैं उससे कह दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अनमोल अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठती है। फोन की घंटी बजते ही अनमोल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, मानो उसे पता लग चुका हो कि उसे इस वक्त किसने कॉल किया है। फोन में देखने पर अनमोल को दिखाई देता है कि जोया उसे कॉल कर रही है। फोन उठाते हुए अनमोल उसे कहता है, फोन की घंटी बजते ही समझ गया था मैं कि तू ही मुझे कॉल कर रही है इस वक्त। अनमोल की बात खत्म होते ही जोया उसे कहती है, हर साल तुझे सबसे पहले मैंने ही तो विश किया है, और कौन करेगा तुझे मुझसे पहले कॉल। 10 मिनट पहले से फोन लेकर बैठी थी हाथ में, जैसे ही सेकंड का कांटा 12 पर आया वैसे ही तेरा नंबर डायल करके तुझे विश किया। अच्छा ये सब बातें छोड़ और मुझे अब ये बता कि वो क्या जरूरी बात थी जो तू मुझसे कहने वाला था। इतने दिन हो गए हैं, अब टाल मटोल मत करना। तूने मुझसे कहा था कि 10 तारीख को तू मुझे बताएगा कि वो जरूरी बात क्या थी। चल अब इज्जत से बता दे मुझे अनमोल। हंसते हुए अनमोल जोया से कहता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो 10 तारीख लगी ही है। कल एक पार्टी रखा हूँ मैं, फोन करूंगा तुझे, सीधे वहां चले आना है, वहीं तुझे बताऊंगा कि मुझे तुझसे क्या जरूरी बात करनी थी। चिढ़ते हुए जोया अनमोल से कहती है, तेरी बोरिंग बातें सुनकर नींद आने लगी है मुझे। ठीक है, जो भी तेरी बात है कल मुझसे कहना। गुड नाइट। फोन रखकर अनमोल हंसते हुए अपने आप से कहता है, कल पार्टी में तुझसे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा जोया। बस कुछ घंटों बाद तू सिर्फ मेरी हो जाएगी जोया। उसके बाद मैं तुझे अपनी आंखों से कभी एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगा। अपने आप से बात कर
अनमोल बेड पर सो जाता है। सुबह होती है। जैसे ही अनमोल अपने नींद से उठता है, वो अपने सामने घर के सभी सदस्यों को देखकर चौंक जाता है। अनमोल की आंखें खुलते ही चंदा और कुंदन जोर से चिल्लाकर कहते हैं, हैप्पी बर्थडे अनमोल। चंदा के हाथ में केक देखते हुए अनमोल हैरान होते हुए कहता है, इतनी सुबह आप लोग केक के साथ मुझे विश कर रहे हो या फिर मुझे डरा रहे हो? पीछे से राघवेंद्र डांटते हुए अनमोल से कहते हैं, नालायक, 9 बजने आ रहे हैं और अभी तक तू बिस्तर पर ही पड़ा हुआ है। आज तेरा जन्मदिन है, नहा धोकर सीधे मंदिर जा, भगवान का आशीर्वाद ले। यूं ही कब तक सोता पड़ा रहेगा? चंदा राघवेंद्र से कहती है, ओहो, आज उसका जन्मदिन है, आज के दिन तो छोड़ दीजिए उसे। चलो अनमोल उठ जाओ, ये देख तेरे लिए स्पेशल केक भेजा है किसी ने। चंदा के हाथ में थामा हुआ केक को देखते हुए अनमोल कहता है, अरे इतनी सुबह सुबह केक थोड़ी ना काटूंगा माँ, वैसे ये केक भेजा किसने है? हंसते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, ये स्पेशल केक खास नीलम ने अपने हाथों से बनाकर तेरे लिए भेजा है। कल वो घर आई थी और माँ को ये केक देकर गई थी। जल्दी बाहर आ, अभी इसे काटते हैं। कुंदन की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, तुम लोग बाहर जाओ, मैं फ्रेश होकर ही बाहर आता हूँ। अनमोल की बात सुनकर सभी लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। तुरंत ही अनमोल अपने फोन हाथ में लेता है और नीलम को कॉल लगाकर कहता है, हेलो नीलम, कैसी हो? फोन पर नीलम अनमोल से कहती है, हैप्पी बर्थडे बर्थडे बॉय, मैं ठीक हूँ। ये बताओ इतनी सुबह याद कैसे किया आज तुमने? नीलम के पूछने पर अनमोल उसे कहता है, तुम्हारा केक मिला मुझे, केक के लिए थैंक्स। घर वाले अभी उसे काटने के लिए कह रहे हैं, तुम भी आ जाती तो अच्छा होता। अनमोल की बात सुनकर नीलम उसे कहती है, नहीं अनमोल, अभी ना मुझे हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम है, मैं रात को तुमसे मिलती हूँ। अपने बेड से उठते हुए अनमोल नीलम से कहता है, ठीक है नीलम, पर रात को तुम जैसे ही फ्री होगी फौरन यहाँ चली आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अनमोल की बात पर नीलम उसे कहती है, जरूर आऊंगी अनमोल, आज तुम्हारा बर्थडे जो है। नीलम से बात कर अनमोल फोन रख देता है। जैसे ही अनमोल फोन रखता है, बाहर से कुंदन चिल्लाते हुए कहता है, अरे जल्दी आ मेरे भाई, और कितनी देर करेगा? अपने सर पर हाथ मारते हुए अनमोल कुंदन से कहता है, अरे 2 मिनट तो हुए हैं मेरे भाई, 5 मिनट रुक, आ रहा हूँ। हॉल में बैठा अनमोल का परिवार अपने सामने केक रखे उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अनमोल कुछ देर बाद हॉल में आता है, सभी लोग उससे केक कटवाते हैं। सेलिब्रेशन करके चंदा और राघवेंद्र अपने रूम में चले जाते हैं। तभी कुंदन अनमोल से कहता है, तो क्या प्लान है भाई तेरा आज का? कहाँ पार्टी दे रहा है, घर पर या कहीं बाहर? कुंदन की बात सुनकर अनमोल सोचते हुए अपने मन में कहता है, वैसे तो मैं पार्टी आज बाहर करने वाला हूँ, क्योंकि जोया को मुझे प्रपोज जो करना है, और अगर उस पार्टी में मैं अपने घर वालों को बुलाऊंगा तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए नीलम इनकी होने वाली बहू है। पहले जोया से अकेले में अपने प्यार का इजहार करता हूँ, फिर उसके बाद अपने घर वालों को समझाता हूँ कि मैं असल में नीलम से नहीं जोया से प्यार करता हूँ और उसी के साथ मुझे शादी करनी है। अनमोल अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी कुंदन उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है? पार्टी के लिए कुछ प्लान कर रहा है या नहीं? तभी अनमोल कुंदन से कहता है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, पर मेरे कुछ दोस्त मेरे लिए पार्टी रख रहे हैं। उस पार्टी को अटेंड करके मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद हम घर पर आराम से सेलिब्रेशन करेंगे। अनमोल की बात खत्म होने पर कुंदन उसे कहता है, ठीक है, तू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जा, पर ठीक 9 बजे यहाँ चला। माँ पापा के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं भी दुकान से आज जल्दी घर लौट आऊंगा, घर पर डेकोरेशन भी तो करना है। कुंदन की बात सुनकर अनमोल अपना सर हिलाता है। कुंदन के वहां से जाते ही अनमोल तुरंत अपने जेब से फोन निकालकर एक नंबर मिलाते हुए कहता है, हेलो, एयर लाइफ रिजॉर्ट, क्या मेरी बात वहां के मैनेजर से हो रही है? फोन पर से अनमोल को जवाब आता है, जी सर, मैं एयर लाइफ का मैनेजर बोल रहा हूँ। तभी अनमोल उसे कहता है, मेरा नाम अनमोल है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे आज मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है। उसके लिए मुझे आपके रिजॉर्ट में एक अच्छे से अरेंजमेंट्स चाहिए। रिजॉर्ट मैनेजर अनमोल की बात सुनकर कहता है, सर, आपकी बर्थडे पार्टी के लिए हम बढ़िया से बढ़िया अरेंजमेंट्स कर देंगे, और अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना ही है तो आप अपने साथ एक रिंग खरीद कर ले आइए, बाकी के सारे अरेंजमेंट्स हम देख लेंगे। मैनेजर की बात खत्म होने पर अनमोल उसे कहता है, ठीक है, मैं 7 बजे आपके रिजॉर्ट पहुंच जाऊंगा। आप सबसे अच्छी अरेंजमेंट कीजिए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैनेजर से बात कर अनमोल अपना फोन रख देता है और अपने आप से कहता है, 6 बजे घनश्याम ज्वेलर्स से जोया के लिए डायमंड रिंग लेकर जाता हूँ।
और वहीं पर आज मैं जोया से अपने दिल की बात कह दूंगा। रहीम चाचा की कब्रों पर फूल चढ़ाकर सफोरा बीबी और जोया कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे होते हैं। कब्रिस्तान के ठीक बाहर उन्हें एक जोर से आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक एक्सीडेंट की होती है। जैसे ही जोया अपने सामने देखती है, उसे एक एक्सीडेंट हुई कार दिखाई देती है। उस कार को देखकर सफोरा बीबी और जोया दंग रह जाते हैं। दौड़ते हुए जोया उस कार की ओर जाती है और उसके अंदर देखती है। कार के अंदर देखने पर जोया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कार में जोया को दिखाई देती है काजल, जो जख्मी हालत में उस कार में पड़ी हुई होती है। कैसे हुआ काजल का एक्सीडेंट, क्या होगा अनमोल के बर्थडे पार्टी में, और असगर से मिलकर क्या बात करेगा विक्रम सिन्हा, जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। एक्सीडेंट की कार में काजल को दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। की कार में काजल को देखकर जोया चौंक जाती है। कार का दरवाजा तुरंत खोल जोया काजल को होश में लाने की कोशिश करती है। उठो काजल, होश में आओ, तुम ठीक तो हो? पर सर पर चोट लगने के कारण काजल अपने होश में नहीं आ रही होती है। जोया के साथ खड़ी सफोरा बीबी काजल को देखकर फिक्र करते हुए कहती है, लाहौल बाल कुबत, ये क्या हो गया? ये कार इस पेड़ से कैसे टकरा गई? और जोया, तुम जानती हो इस बच्ची को? देख तो सही कितना खून बह रहा है इस बच्ची के सर से। काजल के सिर से खून बहता हुआ देख जोया अपनी चुनरी को काजल के सर पर लगा देती है, जिससे कि उसका खून रुक सके। काजल की हालत देखकर जोया काफी बेचैन हो रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर क्या करे। तभी जोया की नजर कार के सामने रखे पानी की बोतल पर जाती है। उस पानी की बोतल को खोलकर जोया काजल पर पानी छिड़कती है। पानी छिड़कते ही काजल धीरे धीरे अपने होश में आने लगती है। काजल को होश में आता हुआ देख कार के बाहर खड़ी सफोरा बीवी जोया से कहती है, अल्लाह का शुक्र है इस बच्ची को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। देख जोया, होश में आ रही है वो। होश में आते हुए काजल अपना सर पकड़कर दर्द से कराह रही होती है। जोया काजल के गाल को थपथपाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना काजल? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अधमरी आवाज में काजल अपना सर पकड़कर कहने लगती है, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे मर जाने दो, मुझे अब और नहीं जीना। तुरंत ही जोया सफोरा बीबी के पास जाती है और उनसे कहती है, खाला, आप यहाँ से ऑटो करके घर चले जाइए, मैं इसे हॉस्पिटल पहुंचा कर आती हूँ। मुझे लगता है ये अभी होश में नहीं है। जोया की बात सुनकर सफोरा बीबी उसे कहती है, ठीक है जोया, तुम इस बच्ची का ख्याल रखो, मैं घर चली जाऊंगी। इतना कहकर सफोरा बीबी वहां से चली जाती है। तभी जोया कार के अंदर घुसकर काजल से कहने लगती है, चलो काजल, बाहर निकलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देती हूँ। काजल अपने होश में नहीं होती, वो वापस जैसे बेहोशी की हालत में चली जाती है। जोया काजल की हालत देखकर डर रही होती है। उसे काजल की काफी फिक्र सता रही होती है। बेहोशी के हालत में काजल को कार से बाहर निकालना जोया के लिए मुश्किल हो रहा होता है। तभी जोया कार की चाबी को देखते हुए कहती है, एक काम करती हूँ, काजल को बाजू की सीट पर ढकेल देती हूँ और खुद ही कार चलाकर इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। बड़ी मुश्किल से जोया काजल को ड्राइविंग सीट से हटाकर बाजू वाली सीट पर बैठा देती है। काजल को ड्राइविंग सीट से हटाकर जोया खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करके सीधे काजल को हॉस्पिटल ले जाती है। जैसे तैसे जोया काजल की गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पर पहुंचकर जोया जोर से जैसे ही हॉर्न मारती है, वहां बैठे दो वार्ड बॉय कार की तरफ भागते हुए आते हैं और जख्मी काजल को स्ट्रेचर में डालकर इमरजेंसी वार्ड की ओर ले जाते हैं। कुछ देर बाद जोया हॉस्पिटल के कमरे के बाहर बेसब्री से डॉक्टर के आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ पल बाद डॉक्टर जैसे ही कमरे के बाहर आते हैं, जोया उनसे पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर, काजल ठीक तो है ना? जवाब में डॉक्टर जोया से कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट थी बस, थोड़ी स्वेलिंग रहेगी कुछ दिन बस, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगी। हमने उन्हें फर्स्ट एड भी दे दिया है, कुछ देर बाद आप इन्हें यहाँ से घर भी ले जा सकती हो। डॉक्टर का जवाब सुन जोया उन्हें कहती है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जोया से अपनी बात कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर जोया काजल के कमरे की ओर जाती है,
जहां वो देखती है कि काजल के सर पर पट्टी लगी हुई होती है और वो बेड पर मायूस बैठी हुई होती है। उसी वक्त काजल की नजर अपनी ओर आती हुए जोया पर पड़ जाती है। जोया को अपनी ओर आता हुआ देख काजल अपना मुंह फेर लेती है। तभी जोया काजल से पूछती है, अब कैसी हो काजल? रास्ते में आते वक्त तुम्हें काफी दर्द हो रहा था, अभी दर्द कैसा है तुम्हारा? जोया को देखते हुए काजल उसे कहती है, तुम लाई हो मुझे यहाँ हॉस्पिटल, क्यों लाई हो तुम मुझे यहाँ? इससे अच्छा होता कि तुम मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देती। काजल की बात सुनकर जोया उससे पूछती है, इस बात की नाराजगी है तुम्हें मुझसे? और गाड़ी ऐसे क्यों चला रही थी तुम, जिससे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? गुस्से से जोया को देखते हुए काजल उसे कहती है, वो एक एक्सीडेंट नहीं था, मैं अपने आप को खत्म कर लेना चाहती थी, इसी वजह से मैंने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट किया था। और मुझे क्या पता था कि मैं बच जाऊंगी, और मुझे बचाने वाला भी कौन निकला जिसकी वजह से मैं मरना चाहती हूँ। अपनी बात कहकर काजल हंसने लगती है। काजल की बात सुनकर जोया अचंभित हो उठती है। हैरान होते हुए जोया काजल से पूछती है, मेरी वजह से तुम मरना क्यों चाहती हो? अपनी जगह से उठते हुए काजल जोया से कहती है, तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि मैं मरना क्यों चाहती हूँ? सब कुछ तो छीन लिया है तुमने मेरा। तुम्हारी वजह से अनमोल मुझसे बात तक नहीं करता, मुझसे बात तो छोड़ो, वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। इतने अच्छे से रहते थे हम साथ में, इतनी केयर करता था अनमोल मेरी, इतना प्यार करता था मुझसे वो, और तुम्हारी वजह से सब खत्म हो गया, मुझसे मेरा प्यार छीन गया। काजल की बात सुनकर जोया उसे कहती है, अनमोल मेरी वजह से तुमसे दूर नहीं हुआ है, वो तुमसे दूर तुम्हारी हरकत की वजह से हुआ है। जो कुछ भी तुम दोनों के बीच हुआ है उसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर क्यों थोप रही हो? सब गलती तुम्हारी है। तुमने अब्बू लुलू को अनमोल की जानकारी देकर उसे खुद से अलग किया है, उसमें मेरी क्या गलती है? जोया की बात खत्म होते ही काजल उसे कहती है, अब्बू लुलू को अनमोल की जानकारी भी मैंने तुम्हारी वजह से दी थी। काजल की बात सुनकर जोया आग बबूला होकर कहती है, मेरी वजह से? तुम अपने किए का गुनाह मुझ पर कैसे डाल सकती हो? आक्रोश में आते हुए काजल जोया से कहती है, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। अनमोल मेरा बॉयफ्रेंड था, तो फिर उसके इतने करीब क्यों जा रही थी तुम? कौन सी गर्लफ्रेंड को अच्छा लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और के साथ अकेले कहीं बाहर चला जाए, वो भी झूठ बोलकर? कैसा लगेगा उसे? इसलिए मैंने अब्बू लुलू को अनमोल की जानकारी दी, क्योंकि अब्बू लुलू ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसे वो एंटीक्स दिलाने में मदद करूंगी तो वो तुम्हें मेरी और अनमोल की शादी होने तक किडनैप करके रख लेगा, जिससे कि तुम अनमोल से दूर हो जाओ। पर मुझे क्या पता था कि वो अब्बू लुलू इतना बड़ा शैतान है। मैंने जो कुछ भी किया वो सब नादानी में किया, और मेरी नादानी का कारण सिर्फ तुम हो जोया, सिर्फ तुम। अगर आज मेरी ये हालत है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। मुझसे एक बात कहो जोया, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कोई और लड़की अकेले कहीं बाहर घूमने जाए तो तुम्हें कैसा लगता? तुम भी अपना आपा खो देती, है ना? काजल के सवाल का जवाब जोया के पास नहीं होता है। काजल का जवाब सुनकर अपने मन में सोचने लगती है जोया, क्या सच में अनमोल काजल से इतना प्यार करता था, और क्या मेरी ही वजह से दोनों के बीच में दरार आई है? उसी वक्त जोया काजल का हाथ पकड़कर उसे कहती है, अगर मेरी वजह से तुम दोनों अलग हुए हो तो मैं ही तुम दोनों को मिलवाऊंगी। मैं वादा करती हूँ काजल कि मैं अनमोल और तुम्हें मिलाकर ही रहूंगी। डॉक्टर ने कहा है अभी तुम घर जा सकती हो। अभी तुम घर जाओ और आराम करो, ज्यादा सोचो मत, मुझ पर भरोसा रखो, और आइंदा खुदकुशी की कोशिश मत करना। अपना ख्याल रखना काजल। काजल से बात कर जोया हॉस्पिटल से चली जाती है। जोया के जाते ही काजल अपने सर की पट्टी हटाते हुए हंसने लगती है और खुश होते हुए कहती है, ये तो मुझे मामूली सी चोट लगी है जोया, अपने खुद के किए हुए एक्सीडेंट के कारण। उसका तो मैं ख्याल रख ही लूंगी। और सही कहा तुमने, एक तुम ही वो शख्स हो जो मुझे अनमोल से मिला सकता है। मेरा पैतरा काम कर ही गया। जोया मेरे जाल में फंस ही गई। अपने आप से बात कर काजल हंसने लगती है। शाम के 4 बज रहे होते हैं। अनमोल अपनी कार में जुबली हिल्स के रास्ते से रिजॉर्ट की ओर जा रहा होता है। अनमोल काफी खुश लग रहा होता है। कार चलाते हुए अनमोल अपने मन में कहता है, बस कुछ घंटे और, फिर मैं जोया से अपने दिल की बात कह दूंगा। जोया को ये सुनकर कितना अच्छा लगेगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। जिम्मेदारियों के बोझ तले मैंने काफी बार जोया के प्यार को ठुकराया है। मैंने उसे काफी तकलीफ भी दी है, पर अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं जोया को आज अपना बनाकर ही रहूंगा। अनमोल खुश होते हुए जोया के बारे में सोच रहा होता है। तभी अनमोल की नजर रास्ते पर एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है। उस ज्वेलरी शॉप को देखते हुए अनमोल अपनी गाड़ी रोक कर कहता है, ज्वेलरी शॉप भी आ गई, जोया के लिए अच्छी सी डायमंड रिंग ले लेता हूँ।
और उसे रिजॉर्ट बुलाकर वहां प्रपोज कर देता हूँ। अनमोल अपनी गाड़ी पार्क कर जोया के लिए अंगूठी लेने ज्वेलरी शॉप के अंदर चला जाता है। ज्वेलरी शॉप से अनमोल जोया के लिए एक अच्छी सी डायमंड की अंगूठी लेकर बाहर निकलता है। ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलते हुए अनमोल उस डायमंड की अंगूठी को देखते हुए कहता है, ये रिंग जोया को काफी पसंद आएगी, उसे डायमंड काफी पसंद है। ये रिंग पहनाकर मैं उसे आज हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। ठीक उसी वक्त अनमोल के फोन की घंटी बजती है। जैसे ही अनमोल अपने फोन में देखता है, उसे अपने स्क्रीन पर जोया का फोन आता हुआ दिखाई देता है। फोन उठाकर अनमोल बड़े खुशनुमा अंदाज में जोया से कहता है, तुझे ही फोन करने जा रहा था मैं जोया, क्या कर रही है तू? एक धीमी आवाज में जोया अनमोल से कहती है, अनमोल, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, क्या मैं तुझसे अभी बात कर सकती हूँ? जोया की गंभीर आवाज सुनकर अनमोल परेशान हो उठता है। क्या फंस जाएगी जोया काजल के पैंतरे में? क्या बात करेगी जोया अनमोल से? और क्या जोया निभाएगी काजल से किया हुआ वादा? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। फोन पर जोया की बड़ी गंभीर आवाज सुनकर